Good morning. Yesterday we started with the ES 10, that is basically the Ind AS 16, property, plant and equipment, that is PPE. Now, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो आया है ये पुराने AS 6 एंड 10 को रिप्लेस कर रहा है। किसको रिप्लेस कर रहा है? पुराना 6 इज डिप्रिसिएशन एंड 10 वाज फिक्स्ड एसेट्स। उसकी जगह हमारे पास में आया है नया ES 10 विच इज बेसिकली Ind AS 116, सॉरी Ind AS 16, नॉट 116, Ind AS 16। इसका कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज IAS 16। ठीक, नाउ अब यहाँ पे ये किस चीज के लिए एप्लीकेबल है? दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू द अकाउंटिंग ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम पुराने इसके हिसाब से लें तो ये किसके अकाउंटिंग के लिए है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। नाउ अब इसमें क्या है? दैट दिस स्टैंडर्ड ये किस को अप्लाई नहीं हो रहा है? कौन सा? दिस इज जो एसेट्स हमने क्लासीफाई करे हैं हेल्ड फॉर सेल अंडर Ind AS 105, that is the non-current asset held for sale and discontinued operation। हमारा इसका कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एट प्रेजेंट है, दैट इज ES 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इधर है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। जो Ind AS 105 है वह है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। करंट एसेट तो सेल के लिए ही होता है, उसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि करंट एसेट इज हेल्ड फॉर सेल। नॉर्मल कोर्स में तो करंट एसेट इज हेल्ड फॉर सेल, नॉन करंट एसेट्स आर नॉट हेल्ड फॉर सेल। तो जो हमने नॉन करंट एसेट बेचने के लिए रख दिए उनके लिए ये AS 10 एप्लीकेबल नहीं है। देन बायोलॉजिकल एसेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी विच आर डेल्ट बाय Ind AS 41, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। Ind AS है बट कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटी से डील नहीं कर रहा। अब क्या करेंगे इसको? कंट्रोल-C कंट्रोल-V एंड नाम तो सेम रखेंगे, नंबर कुछ तो भी और आ जाएगा। इट इज गोइंग टू बी। अब क्या है? Ind AS बना हुआ है, AS है ही नहीं, तो क्या करोगे ना? किधर और दिमाग तो लगाया होगा ना एक बार। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तुमने Ind AS बनाया है तो उस टाइम पे कुछ सोचा होगा, कुछ करा होगा, उसके बाद में ये किया है नाउ, तो फिर बाद में अब दोबारा से क्यों कोई दिमाग लगाएगा ना इसमें? इज इट क्लियर? ठीक। देन रिकॉग्निशन मेजरमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। यस्टरडे वी डिस्कस्ड, जब ऑयल एक्सप्लोरेशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम सोच रहे हैं, मीन्स जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हमारे को तेल मिलेगा वहाँ तेल मिल ही जाएगा, या गैस जहाँ सोच रहे हैं, तो क्या है? कोशिश करनी पड़ती है, यहाँ कोशिश करोगे वहाँ कोशिश करोगे, उसके लिए एसेट लगाने पड़ते हैं। क्या होता है? बहुत पावरफुल एक्सरे मशीन्स हैं, ड्रिलिंग मशीन्स हैं, अदर थिंग्स हैं दैट दे आर यूजिंग फॉर द ऑयल एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोरेशन ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज की ज़मीन के नीचे क्या है ये पता लगाने के लिए। एंड थ्रू दैट दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या है वहाँ पे एसेट या नहीं है, या फिर जो हम मिनरल की बात कर रहे हैं वो वहाँ पे है या नहीं है। तो उसके लिए भी एसेट लगे। अभी मिला नहीं कुछ, वहाँ ढूंढने के लिए जो एसेट लग रहे हैं। बात समझ में आई? तुम्हारे को तेल मिल गया, तुमने ड्रिलिंग करी, वहाँ पाइप लगाए, पंप लगाया, वो सब तुम निकाल रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट ढूंढने के लिए तुमने कुछ एसेट लगाए ना, उन एसेट्स पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल
नहीं होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मिनरल राइट्स एट्सेट्रा, जब तुम्हारे को तेल मिल गया या फिर कोल की माइन है, गवर्नमेंट वो माइन तुम्हारे नाम नहीं कर देती है। गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें से वो कोल या ओर या जो भी मिनरल है निकालने का राइट देती है तुम्हारे को। क्या होती हैं ये सब माइंस, पट्टे पे होती हैं, लीज पे होती हैं। एंड इंडिया में जो लॉज हैं या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज द लॉज दे आर हैविंग कि ज़मीन के अंदर तुम्हारे को कुछ भी मिलेगा उस पर राइट गवर्नमेंट का है, ओनरशिप तुम्हारी नहीं होती है। इज इट क्लियर? तो क्या हुआ, मिनरल राइट्स हैं, ये माइनिंग राइट्स हैं। ये राइट्स बेसिकली हुए इंटेंजिबल एसेट्स। माइन इंटेंजिबल नहीं है, माइनिंग राइट इंटेंजिबल है। माइन तो टेंजिबल है, उसमें से ओर निकालने का जो राइट आया दैट इज इंटेंजिबल। इज इट क्लियर? गॉट दिस? ठीक। देन ये किन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए है एप्लीकेबल है? इट इज़ फॉर दोज पीपीई। कौन से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए? विच आर हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ठीक। एंड हैविंग यूजफुल लाइफ मोर देन 12 months, 12 महीने से ज़्यादा यूज़ करने वाले हो उनके लिए ये, उन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए ये हमारा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। ठीक। नाउ सो ये स्टैंडर्ड किसके लिए अप्लाई होता है? सिर्फ टेंजिबल। इंटेंजिबल्स के लिए तो हमारे पास क्या है? ES 26 है। इज इट क्लियर? ठीक। देन अब इसमें हमने कल करा तो था इनिशियल, हम किस पे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे? इनिशियली वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट एट कॉस्ट। ठीक। नाउ तो अब हमारे को यहाँ पे क्या करना होगा? व्हाट टू बी डन इन दिस केस? ये अब इसमें ये किस पे एप्लीकेबल होता है? और बेयरर प्लांट्स पे होता है। हमारा पुराना जो ES 10 था फिक्स एसेट्स, वो बेयरर प्लांट पे नहीं होता। अब दो चीज़ें हैं, एक है हमारा क्रॉप और दूसरा है बेयरर प्लांट। ठीक। जिन पे फ्रूट्स एट्सेट्रा कुछ तो भी आ रहा है, ये कहलाते हैं बेयरर प्लांट्स। वो हो गए हमारे फिक्स एसेट्स। जैसे कैसा? मैंगो ट्री है, हर साल मैंगो लग रहे हैं उसमें। ठीक। पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रॉप। वीट है, राइस है, इनकी क्रॉप हर साल बोया, हर साल काट लिया, ख़त्म हो गया, अगले साल उस खेत में कुछ और लगा दोगे। बट अगर तुम्हारा आम का बाग है, संतरे का बाग है, तो पेड़ लगे रहेंगे ना। एक साल फसल आएगी, दूसरे साल भी फल निकलेंगे उसमें। ये क्या कहलाते हैं? बेयरर प्लांट कहलाते हैं। इन बेयरर प्लांट्स के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है। इज इट क्लियर? गॉट दिस? ठीक। तो जब हम बात कर रहे हैं बेयरर प्लांट्स के लिए, सो बायोलॉजिकल एसेट्स या फिर बेयरर प्लांट्स जो हमारे पास में आए, चलो यहाँ से शुरू कर देते हैं इसको। कितने पॉइंट्स लिख लिए थे हमने? 19। अच्छा, बेयरर प्लांट्स हमने डिस्कस किया था। चलो फिर इसी के कंटिन्यूएशन में शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 21। पॉइंट नंबर 21। अब जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स की, तो बायोलॉजिकल एसेट्स हमारे पास में दो तरीके के हो गए। ठीक। तो जब हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल एसेट्स, तो तुमने बायोलॉजी में क्या पढ़ा था? जूलॉजी पढ़ा था और बॉटनी पढ़ा था। ठीक। बायोलॉजी में क्या पढ़ा था?
जूलॉजी बॉटनी पढ़ा था ना, तो एक क्या था एनिमल्स के लिए, दूसरा क्या था प्लांट्स के लिए। ठीक, इतना तो साइंस सभी पढ़ते हैं, 10th तक तो सभी पढ़ते हैं, तो वो उतना तो सबने पढ़ा हुआ है। तो क्या होगा, ये जो बायोलॉजिकल एसिड्स हैं ये भी किन के लिए होंगे, एक है लिविंग एनिमल, लिविंग एनिमल, एंड दूसरे हो जाएंगे हमारे प्लांट्स। हमारे जो लिविंग एनिमल्स हो गए, कैसा, एक डेयरी फार्म है, काउज, बफेलोज, ये सब क्या हो गए, लिविंग एनिमल्स हो गए। सो लाइक काउज, हॉर्सेस एटसेट्रा। अब इनके लिए भी क्या ये भी एसेट है, एसेट है ना। रेस हॉर्स के लिए, रेसिंग के लिए जो हॉर्सेस हैं महंगे आते हैं, उनको तैयार करने में पैसा भी खर्च होता है। ठीक, अब क्या ये एसेट है, एसेट तो है। फ्रॉम विच, एसेट क्या होता है, एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू अराइज। ठीक, जो हमारा पुराना ES10 था, पुरानी बैलेंस शीट, पुराना शेड्यूल 6, पुराने में भी दो पुराने हैं, एक जिसका शेड्यूल 3 बना दिया, वो शेड्यूल 6 2011 में ही बन गया था, एंड उससे भी पुराना जो एक शेड्यूल 6 हुआ करता था, उसमें जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट था उसमें हम फिक्स एसेट रखते थे, गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिर उसमें आता था लाइव स्टॉक भी आता था। शायद तो भी अगर पढ़ा होगा IPCC में, शायद तो भी वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट शायद पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो सकता। ठीक है, नहीं भी पढ़ा हो सकता, डिपेंड्स। सो व्हाट इज देयर, वहाँ पे लाइव स्टॉक हुआ करता था, कहाँ पे, एसेट्स में, एसेट की डेफिनेशन में था। तो लाइव स्टॉक कहाँ आते थे, हमारे बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स में आते थे, मतलब ES10 उसको एप्लीकेबल होता था। बट अब ये ES10 उसको एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, सो यहाँ पे ये जो लिविंग एनिमल्स हैं, इनको ES10 डज नॉट अप्लाइज। ES10 कौन सा मैं लिख रहा हूँ, ये PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डज नॉट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं होता है। अब जो हमारे पास में प्लांट्स आ गए, अब प्लांट्स में हमारे पास एक हो गए क्रॉप्स हो गई और दूसरे हो गए बेरर प्लांट्स। अब इस प्लांट्स को जब हम बाइफरकेट करेंगे, वी विल फर्दर बाइफरकेट दिस इनटू टू पार्ट्स। One is crops एंड दूसरा होगा यहाँ पे bearer plants, bearer plants। क्रॉप्स में हमारे पास क्या आ गया, लाइक वी आर हैविंग wheat, rice etc. इन wheat, राइस एटसेट्रा, इन सबको क्या ये नया वाला ES10 अप्लाई होता है, नहीं होता है। ES10 PPE
डज नॉट अप्लाई, डज नॉट अप्लाई। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको अप्लाई नहीं होता है। इज इट क्लियर? एवरीबडी हैज गॉट दिस नाउ। ये जो बेयरर प्लांट है, बेयरर प्लांट को क्या ये हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? आंसर इज यस। सो यहाँ पे बेयरर प्लांट्स में, बेयरर प्लांट्स के लिए ES 10 PPE डज अप्लाई। इट डज अप्लाई। ठीक, तो क्या हो गया, यहाँ पे जो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं इसमें सिर्फ एक पे, कौन सा? बेयरर प्लांट पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अप्लाई होता है, बाकी और किसी पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक, अब बेयरर प्लांट किसको बोलोगे? बेयरर प्लांट क्या हुए? इन जनरल जो कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं, लाइक फ्रूट्स एट्सेट्रा। ठीक, even in case of the tea bushes, they will also be coming under the definition of the bearer plants. ठीक, so right, next point, bearer plant is that which satisfies the following conditions, under that A is used in production or supply। ठीक, अब पेड़ से तो अब लैपटॉप तो निकलेंगे नहीं, तो पेड़ से क्या निकलेगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही निकलेगा ना। ठीक, तो क्या यहाँ से आएगा? इससे व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, और एक और चीज़ हमारे को बचपन से पता है कि पैसे भी पेड़ पे लगते नहीं, सब ने सिखाया कि पैसे नहीं लगते पेड़ पे। तो क्या है, ना तो वहाँ नोट लगेंगे ना कुछ और चीज़ें, तो क्या निकलेगा यहाँ से? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही निकलेगा ना कुछ तो भी। ठीक, लाइक टी बुशेस हैं तो क्या निकलेगा? चाय की पत्ती निकलेगी ना। ठीक, एंड ऑरेंज के पेड़ पे क्या निकलेगा? ऑरेंजेस ही निकलेंगे ना, एप्पल तो निकलेंगे नहीं, बट एप्पल के पेड़ पे एप्पल निकलेंगे। ये सब क्या है? ये सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलेगा वहाँ से। सो क्या निकल रहा है ये? यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। Then second, right, is expected to bear the produce for more than 12 months। मतलब अब पेड़ तो और भी होते हैं, एक बार फसल आई और ख़त्म हो गया। लाइक वी टॉक अबाउट द टोमेटोज, जो प्लांट है वो हुआ एक बार, एक सीज़न उसमें टोमेटोज आएंगे, उसके बाद में वो ख़त्म हो जाएगा। इट वोंट बी देयर फॉर मोर देन 12 मंथ्स। तो क्या है, PPE होने के लिए
उसका 12 मंथ से ज़्यादा, एक से ज़्यादा पीरियड में प्रोडक्शन देने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर है देन इट विल बी कवर्ड अंडर दैट पीपीई, अदरवाइज कहाँ जाएगा वो? इंड AS 41 में एग्रीकल्चर में आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो टोमेटो की क्रॉप होगी, वो बेरर प्लांट नहीं है। फ्रूट उस पर भी मीन्स उस पर भी फ्रूट ही है वो, ठीक है। तो टोमेटो क्या फल है, हम उसको सब्जी में काउंट करते हैं, पेड़ के लिए तो फ्रूट ही है ना। सो व्हाट इज हियर? सो इन दैट केस दैट इज नॉट कवर्ड अंडर दिस AS 10। देन और तीसरी कंडीशन क्या है? हैज a remote likelihood of being sold as agricultural produce। मतलब तुम पेड़ उगा रहे हो और पेड़ को ही काट के बेचते हो, ऐसा होता है। लोग यहाँ पे इस साइड नहीं होते हैं, एक पेड़ होता है पॉपुलर, सुना है? बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक, थोड़ा सा पीपल जैसे से पत्ते आते हैं उसके। एंड यहाँ पे उसको पेड़ों को वैसा उगाया नहीं जाता। इफ़ यू गो टू वेस्टर्न यूपी अगर जाओ या फिर हरियाणा में जाओ, तुम्हारे को खेत के खेत दिखाई देंगे जहाँ पे वो लाइन से एकदम सीधे पतले पेड़ होते हैं, वो यूज़ होता है प्लाईवुड बनाने में, ठीक। उसको उधर बोलते हैं पॉपुलर, वो क्या है उसका बॉटनिकल नेम क्या है उसको, जो जनरल, क्योंकि वो पीपल जैसे से पत्ते होते हैं एंड बिल्कुल एकदम स्ट्रेट बढ़ता, बिल्कुल स्ट्रेट बढ़ता। 4-5 साल उसमें कोई फ्रूट व्रूट कुछ नहीं आता, ठीक। एंड उसमें बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन से लगे होते हैं। तुम वो अगर देखोगे ना उनके खेत, तो वो बिल्कुल एकदम सिमेट्री के साथ में लगाए जाते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे सारे के सारे पेड़, एंड इट लुक्स वेरी गुड, ठीक। अब ये जो है ये बेरर प्लांट नहीं है। तुम क्या करने वाले हो? उस पेड़ को ही काट के बेचने वाले हो। इट विल बी सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसको लगता है 4-5 साल, 3-4 साल में एकदम तेजी से बढ़ता है, ठीक। बड़ा हुआ थोड़ा सा, उसके बाद में तुमने उसको सेल कर दिया। फिर टीक वुड है, वुड के लिए जो यूज होने वाले हैं, जिस प्लांट को ही बेच देने वाले हो, पूरे प्लांट को काट के बेच देने वाले हो, तो क्या हो गया? दैट विल नॉट बी कवर्ड हियर अंडर पीपीई। इज इट क्लियर? टीक के पेड़ को 10-15 साल लगते हैं बड़ा होने में, फिर क्या करते हैं? उसको काट के उसको बेच देते हैं। तो दैट विल नॉट बी कवर्ड हियर, दैट विल बी कवर्ड अंडर, दैट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी, दैट इज नॉट अ बेरर प्लांट। टीक के पेड़ पे फल क्या लगता है? लगता ही होगा कुछ, तो क्या मालूम, ठीक, बट वो बेचा नहीं जाता। तो हम उस चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको एक्चुअल में टिम्बर के लिए बेचा जाता है, जिन पेड़ों को, वो हमारे बेरर प्लांट्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। हाँ, सैंडलवुड भी नहीं आएगा। मतलब जो उसको पेड़ को काट के बेचा जाता है, सैंडलवुड हो गया, टीक वुड हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक। एंड इवन यूकेलिप्टस हो गए, इन सब का यहाँ पे बहुत नहीं होता। यूकेलिप्टस, यू गो टू नॉर्थ, पहले क्या यूकेलिप्टस लगाया जाता था, उसका भी क्या तेजी से बढ़ता, फिर उसके बाद में उसको बेचा जाता, काट के बेचा जा रहा है उसको। इज इट क्लियर? सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दीज काइंड ऑफ ट्रीज विल नॉट बी कमिंग अंडर द बेरर प्लांट। तो इसमें क्या होना चाहिए? ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई,
then it will not be the bearer plant. So all three conditions should be satisfied. ये तीनों की तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई देन दैट विल बी अ बेयरर प्लांट, अदरवाइज विल नॉट बी द बेयरर प्लांट. ठीक है. तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो बेयरर प्लांट नहीं होंगे. सो राइट पॉइंट नंबर 23. राइट, following are not bearer plants. Under that, write A, plants which are cultivated as agriculture produce. ठीक. इसका एग्जाम्पल trees grown for use as lumber. मतलब जिनको लकड़ी के लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक. इज इट क्लियर? तो हम किसके लिए कर रहे हैं इसको? इट इज़, रहने दे, मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक. हम वो उसको पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये जो सप्लीमेंट आया ना आरटीपी में, ये आईपीसीसी के लिए बनाया था उन्होंने और फाइनल के आरटीपी में भी आया है. ठीक. तो हम उससे ज़्यादा पढ़ेंगे. ठीक. क्योंकि उसमें कहीं पे भी वो इंडेस 105 इंडेस 41 के रेफरेंसेस नहीं है क्योंकि ES आए नहीं है. बट फाइनल में इंडेस हैं. फाइनल के सिलेबस में एटलीस्ट कार्विन कार्व आउट जो नहीं भी है उनके कार्विन कार्व आउट हैं. तो यू आर सपोज टू नो दोज थिंग्स. तो ना सब इसमें यूज्ड एज लंबर मतलब जिनको हम लकड़ी के लिए यूज़ कर रहे हैं, लाइक टीक वुड. देन और क्या हो सकता है? एनुअल क्रॉप्स. हर साल कुछ हम उगा के बेच रहे हैं. सो दैट एनुअल क्रॉप इज हियर. देन सी, plants cultivated to produce agriculture produce when there is more than remote likelihood that entity
will also harvest and sell the plant as agriculture produce हाँ, sell the plant as agriculture produce other than as scrap sale मतलब for example trees which are cultivated for both fruit and their lumber। मतलब उस पेड़ पे फल भी लगता है और उसकी लकड़ी भी बेची जाती है। कोई बताओ कोई ऐसा फल हो? मैंगो ट्रीज नॉर्मल कोर्स में तो हम ऐसा नहीं करते जब तक वो तो स्क्रैप सेल में जाता है, जब वो फल देना बंद कर देता है तब। नारियल का पेड़ कुछ और, रबर नहीं, मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा कौन सा ऐसा पेड़ जिसमें फल भी लगते हैं और जिसकी लकड़ी भी बेचते हैं। ठीक, सोच के आना, ध्यान दो। देन सो क्या हो गया, मैं भी ढूंढता हूँ, क्या गूगल पे सर्च करते हैं कि कौन सा पेड़ है जिसको फल के लिए भी और लंबर दोनों के लिए यूज़ करते हैं। मतलब क्या है, हमने पेड़ लगाया तो फल भी मिलते हैं और लकड़ी भी बिकती है। तो मार्केट में देखा कि फल से ज़्यादा उस लकड़ी के पैसे मिल रहे हैं, तो क्या करा, पेड़ काटा और बेच दिया। ठीक, फलों के लिए इंतज़ार किया ही नहीं कि कौन इस चक्कर में पड़ेगा, काटो पेड़ और बेच दो, पैसे अच्छे मिल रहे हैं। ठीक, इस तरीके का अगर प्लांट है तो उसको हम क्या करेंगे, बेयरर प्लांट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक, वैसे तो क्या है, मैंगो का ट्री है, ये सब है, जब वो फल देना बंद कर देगा तो हम क्या उसको काट के बेच देंगे, तो स्क्रैप सेल हुई। सोच के देखो कि फिक्स एसेट एक ही काम के लिए यूज़ होता है, फॉर द प्रोडक्शन। जिसको तुम सोचो कि प्रोडक्शन में भी यूज़ कर लेंगे और बेच भी डालेंगे इसको, वो फिक्स एसेट तुम्हारा नहीं हुआ। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक, अब ध्यान में तो मेरे तो आया नहीं कि इंडिया में कौन सा ऐसा पेड़ है जिस तो वो जामुन का पेड़ होता है ना। ठीक, सो दैट इज, अब उसके फ्रूट भी आते हैं एंड लकड़ी भी अच्छी बिकती है। लकड़ी होती कच्ची है पर बिकती है क्योंकि वो नॉर्मली इट ग्रोज बिग। ठीक है, सो दैट कैन बी। तो क्या है, जिसका भाव अच्छा मिल रहा है, क्योंकि जामुन तो कम बिकता है, लकड़ी के दाम अच्छे मिल रहे हैं तो काट के बेच डाला। सो इट मे बी इंटेंडेड टू बी सोल्ड एज लंबर ऑल्सो, कैन बी। इज इट क्लियर? ठीक,
अब क्योंकि क्या है, उसके कोई ऐसे बाग होते नहीं, वो हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, फिर हुआ तो देखा खेत में हो रहा है तो काट के बेच डाला। दैट इज़ नॉट नॉर्मली, इंटेंशनली दैट इज़ नॉट ग्रोन इन दैट वे। इज इट क्लियर? देन अब हम आ जाते हैं, अब हमारे को पता चल गया कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है। क्या है? इट इज हेल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। क्या कंडीशन लिखी थी हमने कल कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या होगा? विच आर, पॉइंट नंबर 4 में हमने लिखा था, this standard is applicable to those property plant and equipment which are, पहली कंडीशन क्या है? held for production of goods, rendering of services or for administrative purposes. So these will be covered here, and जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, they will be covered under AS 10 या फिर Ind AS 16 में। Is this clear? Got this? हम इसका हाँ बायोलॉजिकल एसेट्स में से जो बेरर प्लांट्स हैं वो आएंगे। तुम्हारा तुम अगर तुम बिजनेस नहीं कर रहे हो उन चीज का, तो फिर तुम्हारे को, तो अगर बिजनेस नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे को एस एप्लीकेबल ही नहीं हुआ ना। तुमने घर के पीछे एक आम का पेड़ लगा दिया, उसमें फल आते हैं, तुम तोड़ के खा लेते हो। मेन एक्टिविटी, हाँ फार्मिंग है, उन्हीं के लिए अप्लाई हुआ। करेक्ट। हाँ हाँ, उनकी मेन एक्टिविटी है। हाँ ये आएंगे ना। अगर तुम उनको बेच के तुम उसको अगर बिजनेस के लिए यूज करते हो तो आएगा ना। हाँ तो आएगा ना। अगर तुम थोड़ा भी करते हो तो भी आएगा ना। तो कहीं पे ये थोड़ी ना है, ये उन्होंने नहीं बोला कि तुम्हारी मेन एक्टिविटी ये होनी चाहिए तभी तुम्हारे आएंगे। बेरर प्लांट हैं, ठीक। हमने फैक्ट्री सेटअप करी, उसके रिमोट एरिया में करी, ज़मीन ज़्यादा खरीद ली थी हमने। अब उसमें क्या करा, पीछे बाग लगा दिया और वो भी बेच रहे हैं, ठीक। मैंगोज लगा दिए, ऑरेंजेस लगा दिए, अब हम सेल कर रहे हैं उसको, उससे भी पैसे कमा रहे हैं, ठीक। वो कंपनी की ही ज़मीन थी तो उसमें है ना। और आज की डेट में तो ये कौन सा फार्मिंग, वेंकीज, हाँ इन सब के है ना। अब वेंकीज का उनका क्या है, चिकन और इन सब का, इन्होंने बहुत इधर सिंगड़ रोड के आगे उधर पता नहीं कितनी ज़मीनें लेके डाली हुई है वेंकीज वालों ने, ठीक। एंड देन अब उसमें अब वो है तो वेंकटेश्वर हैचरी, पर अब उनके जो वो हैं जो नॉर्मल जो हैचरी में जो यूज़ कर रहे हैं एसेट, अब दो अलग अलग चीज़ें हो गई, ठीक। सो अब इसमें जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं दैट इज़ नॉट कवर्ड हियर। एग्रीकल्चर एक्टिविटी खेत में कुछ बो रहे हैं, बट बेरर प्लांट लगा दिए तो वो उनकी बैलेंस शीट में आएंगे ना, बैलेंस शीट में आएंगे, दिखाना पड़ेगा उस पर। अब खर्चा कैसे, ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड वाले केस में आएंगे, क्योंकि तुम पेड़ ऐसा बड़ा का बड़ा उठा के लाके नहीं लगाते। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, आजकल होने लग गई हैं वो सब चीज़ें, ठीक, कि वो बड़े के बड़े पेड़ उठा के
लाके दूसरी जगह लगा देते हैं, बट ये बड़ा रेयर काम है, ठीक। तो क्या होता है, नॉर्मली वो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड जैसा है। सो क्या हो गया हमारे लिए, कुछ भी है, सिंपल सी चीज़ है, एसेट क्या है, जिससे तुम इनकम कमा रहे हो वो तुम्हारा एसेट है। बिजनेस इनकम जिससे तुम कमा रहे हो वो तुम्हारा एसेट है। इज दिस पॉइंट क्लियर? वो फिक्स एसेट है या करंट एसेट, ये इस पे डिपेंड करेगा। तुमने एक पेड़ लगाया बेचने के लिए, तो क्या हो गया, इंटेंट इज फॉर सेलिंग दैट प्लांट, तो क्या आएगा, कहाँ आएगा, क्या वो एसेट है? एसेट अभी भी है, बट वो तुम्हारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है, फिक्स एसेट नहीं है तुम्हारा। फिक्स एसेट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस समथिंग, इट इज यूज्ड फॉर व्हाट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। अब क्या होगा, ऑब्वियसली जो बेयरर प्लांट्स हैं वो किस चीज़ के लिए आएंगे, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब वो गुड्स ही हो गए ना अब हमारे लिए, ठीक है। वो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और उन सब के लिए तो होगा नहीं, मोस्टली तो नहीं ही होगा, ठीक। देन एंड इज यूजफुल लाइफ इज मोर देन 12 मंथ। एक्चुअल में डेफिनेशन अपने आप में सब चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है, उसको सिर्फ स्पेसिफिकली रीटरेट किया गया कि जो हम पहले नहीं सोचते थे कि बेयरर प्लांट्स ये हमारे फिक्स एसेट्स हैं, उनको अब हम फिक्स एसेट्स मानेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट दिस? ठीक।